ये सीट अपने आप में बेहद ख़ास है। मधुबनी की ये सीट है जहाँ पर राजद का फ़िलहाल कब्ज़ा है। मधुबनी कई मायनों में बहुत फेमस भी है। मधुबनी पेंटिंग को लोग पसंद करते हैं। दूर दराज से यहाँ के आर्ट्स वाली जो पेंटिंग वाली साड़ियाँ हैं या कपड़े हैं उसे बेहद पसंद किया जाता है। मधुबनी की खासियत क्या रही है, क्यों यहाँ पर लोग किसी को चुनते रहे हैं, क्या एक ही पार्टी से यहाँ पर चुनाव होता रहा है या फिर कैंडिडेट को देखकर लोग वोट देते रहे हैं? रंजन जी, मधुबनी की सीट क्या कहती है? जिस तरह मधुबनी आर्ट्स फेमस है, तो ये सीट अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखें तो क्यों खास है? जब वैसे आप मधुबनी की बात कीजिए तो जो पहली बात आपने कही वो मधुबनी पेंटिंग से ही जो है सबके जहन में आता है। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो वो पेंटिंग्स जो है वो दीवारों पर आपको दिखती भी है, बहुत चटक रंग होता है। और आपको बताएं कि यहाँ की राजनीति भी कम चटक नहीं है और यहाँ पर राजनीतिक मुकाबले भी हमेशा जो है वो ज़बरदस्त हुआ है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के तरफ पूरी तरह से मधुबनी झुका हुआ दिखता हो। अगर इसका हम इतिहास देखें तो शुरुआत में जो यहाँ पर मुकाबला होता था, आपको बता दूं कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब हरिनाथ मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन जब आप शुरुआती दौर में देखते हैं 1952 से, तो कांग्रेस और जो सोशलिस्ट विचारधारा थी उनके बीच में मुकाबला हुआ करता था। लेकिन 2000 से आके मधुबनी में चीज़ें बदलने लगी और 2000 से जो है अब जो मुकाबला होता है उससे कांग्रेस जो है वो बाहर हो चुका है और अब सोशलिस्ट थॉट और बीजेपी के बीच जो है इस सीट पर मुकाबला देखने को मिलता है। अब ये देखना है कि इस बार क्या होता है। लेकिन पिछले 3 चुनावों की अगर खास करके हम बात कर लें तो उसमें हमें क्या दिखता है? उसमेमें हमें दिखता है कि इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से लगातार आरजेडी की जीत हो रही है। और 2010 में जो एक चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी यहाँ से जीतने में सफल रही थी। रामदेव महतो ने यहाँ से जीत हासिल की थी। तो अगर हम पीछे जाएं और देखें तो जो 2010 का चुनाव हुआ उस समय रामदेव महतो ने नैयर आजम को, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको सिर्फ 588 वोटों से चुनाव में शिकस्त दी थी। उस समय 37.02% वोट रामदेव महतो को मिले थे और नैयर आजम को जो है 36.53% वोट मिले थे। उस समय कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया था, उनको भी जो है 10,291 वोट मिले थे। मतलब अगर उस वक्त कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी होती तो वैसी परिस्थिति में ये सीट आरजेडी के नाम हो सकता था। उसके बाद 2015 में जब महागठबंधन बना तो इस सीट को आरजेडी को दिया गया और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया और उतारा किसे? समीर कुमार महासेठ को। समीर कुमार महासेठ कौन है? वो राजकुमार महासेठ के बेटे हैं जो कि यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। और लेकिन दिलचस्प ये था कि जिन समीर कुमार महासेठ का मुकाबला रामदेव महतो से होना था, वो रामदेव महतो इससे पहले उनके पिता जो हैं राजकुमार महासेठ को चुनावी शिकस्त दे चुके थे। लेकिन 2015 में बदला लेने की बारी थी समीर महासेठ की और उन्होंने जो है एक 7,307 वोटों से जो है रामदेव महतो को पराजित किया और मधुबनी में जो है वो लालटेन जो है वो पहली बार जल गया। तो ये चीज़ जो है वो दिखा 2015 में। उसके बाद 2020 का चुनाव आता है, फिर से समीर कुमार महासेठ सिटिंग एमएलए थे आरजेडी के टिकट पर। आरजेडी ने फिर से उनको टिकट दिया, वो चुनावी मैदान में उतरे। इधर बीजेपी के सामने जो है वो एक सवाल था कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए। पिछली बार रामदेव महतो चुनाव हार चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने क्या किया कि चूंकि समीर कुमार महासेठ वैश्य हैं तो उसी जाति से उम्मीदवार उतारने की सोची और जो एमएलसी रह चुके हैं सुमन कुमार महासेठ को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। और जो है ये देखते हुए कि मल्लाह वोटर्स यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में हैं, उन्होंने उन्हें वीआईपी के टिकट से चुनावी मैदान में
उतार दिया। हालांकि जब उनको टिकट मिला था तो वो बीजेपी कार्यालय भी गए थे, वहां पर बहुत उनका स्वागत भी हुआ था सुमन कुमार महासेठ का, और तब एक चुनावी मुकाबला दोनों के बीच हुआ। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ, रामदेव महतो का जब टिकट कटा तो उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और बीजेपी के बागी होकर चुनावी मैदान में उतर गए। और इन सब के बीच चूंकि ये सीट बीजेपी नहीं लड़ रही थी, वीआईपी इस सीट पर लड़ रही थी, तो एलजेपी ने भी अरविंद कुमार पुरवे को चुनावी मैदान में उतार दिया। और इन दोनों उम्मीदवार का जो प्रदर्शन हुआ उसने चुनाव परिणाम पर बहुत असर डाला, क्योंकि समीर कुमार महासेठ 6,814 वोटों से जीते। तो एलजेपी के जो कैंडिडेट थे अरविंद कुमार पुरवे, उनको 15,818 वोट आए। तो अगर एलजेपी का कैंडिडेट नहीं होता तो ये सीट बीजेपी के नाम हो सकती थी। इसके बाद क्या हुआ कि जो रामदेव महतो जो कि पूर्व विधायक थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो भी 8,247 वोट लेकर आए, लगभग 4.5% वोट। तो भी आप देखिए कि जो जीत का मार्जिन था वो 6,814 था और रामदेव महतो को कितने वोट आए, 8,247। तो इस वजह से यहां पर बीजेपी के सुमन कुमार महासेठ की हार हो गई। इनफैक्ट वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ की हार हो गई। हालांकि इस चुनाव के बाद सुमन कुमार महासेठ की बीजेपी में वापसी हुई और इसके बाद फिर से जो है वो एक बार लोकसभा चुनाव के समय में फिर जो है बीजेपी से वापस वीआईपी में चले गए। क्यों गए? क्योंकि वो झंझारपुर से वीआईपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, हालांकि वहां पर भी उनको जीत नहीं मिली। तो ये चीजें जो है वो दिखती हैं। अब रामदेव महतो वापस बीजेपी में लौट चुके हैं। अब इस बार ये देखना होगा, चूंकि आरजेडी से तो टिकट कंफर्म है कि समीर कुमार महासेठ ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, आपको आरजेडी के मंत्री रह चुके आरजेडी के लिए, तो उनका तो तय है कि वो यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सीट गठबंधन में किसे जाती है, एनडीए गठबंधन में, क्योंकि यहां से अगर आप देखिए तो रामदेव महतो भी अब बीजेपी में लौट चुके हैं, अरविंद कुमार पुरवे एलजेपी में थे। अभी कहाँ एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन उनका जब सोशल मीडिया खंगालिएगा तो मोदी जी की तस्वीर दिखती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है अरविंद कुमार पुरवे भी अपना दावा ठोक सकते हैं। और एक दिलचस्प बात और है कि चूंकि सुमन कुमार महासेठ अब कहाँ जाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो सांसद तो बने नहीं, विधायक का चुनाव लड़े थे वो भी हार गए, बीजेपी छोड़ के वीआईपी में आए थे, वीआईपी छोड़कर फिर बीजेपी में गए थे, फिर बीजेपी छोड़कर वीआईपी में आए थे। तो अब वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। हालांकि अब तक जो यहाँ 17 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है, बीजेपी भी 4 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है, आरजेडी को 2 सफलता मिली है और दोनों सफलता समीर कुमार महासेठ ने ही यानी अगर इंडिया ब्लॉक को देखें कांग्रेस और आरजेडी को मिला के तो ज्यादा यहाँ पर जीत मिली है उन्हें। जे अगर आप देखें इस तरह से कि कांग्रेस और आरजेडी, तो ये तो वो वक्त था जब कांग्रेस को मिलता था जब उनका सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ते थे। तो जो कांग्रेस ने जो ज्यादातर जीत हासिल की है वो तब हासिल की है जब वो समाजवादी विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। तो इसलिए उसे इससे इंक्लूड करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। जनता पार्टी ने भी 2 बार यहाँ से चुनाव जीता है, जनता दल ने भी 1 बार यहाँ पर चुनाव जीता है। और जब जनता पार्टी और जनता दल के जीतों को देखिएगा तो अपोनेंट कांग्रेस भी रहा है, तो वो चीजें दिखती हैं। पीएसपी 1 बार जीती है यहाँ से, एसएसपी 1 बार और निर्दलीय भी 2 बार यहाँ से जीते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक की बात करें मधुबनी से, तो रामदेव महतो जो हैं वो सबसे ज्यादा बार जीते हैं। जो बीजेपी को 4 जीत मिली है, ये चौका रामदेव महतो ने ही लगाया है बीजेपी के टिकट पर। वो 2000 में जीते, फिर 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जीते और फिर 2010
के चुनाव में भी वो जीते बीजेपी के टिकट पर, तो उन्होंने 4 बार जो है यहाँ पर फूल खिलाया है। इसके अलावा जो सबीर महासेठ के पिता हैं राजकुमार महासेठ, वो यहाँ से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं और सूर्य नारायण सिंह जो है वो भी 2 बार यहाँ से जीते हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा है। अब अगर आप जातीय समीकरण पर जाते हैं और देखते हैं कि हाँ यहाँ पर जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, तो वो देखिए तो आपको दिखता है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। 22.6% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। एससी वोटर्स जो हैं वो 13.16% हैं, उनकी संख्या भी अच्छी है। और एमवाई समीकरण भी बनता है, यादव भी जो हैं अगर आप देखिए तो 11-13% के आसपास जो है वो दिखते हैं। ब्राह्मण यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में हैं और लगभग 20-22% के आसपास लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हैं एक अनुमान के अनुसार। वैश्य की संख्या भी बहुत अच्छी है और यही वजह है कि समीर कुमार महासेठ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरोध में जो है पिछली बार सुमन कुमार महासेठ को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इसी तरह से मल्लाह वोटर्स भी यहाँ अच्छी संख्या में हैं और ईबीसी वोटर्स भी जो हैं, जो कि नीतीश कुमार का वोट माना जाता है, उनकी संख्या भी अच्छी है। तो एक करीबी मुकाबला, चूंकि हार जीत का मार्जिन अगर पिछले 3 चुनाव में हम देखें तो 2010 में 588 वोट, 2015 में 7307 वोट और 2020 में 6814 वोट। तो मार्जिन बहुत बड़ा नहीं दिखता है, 4% के आसपास जीत हार का मार्जिन होता है। तो अगर 2% वोट भी इधर उधर शिफ्ट होते हैं तो परिणाम यहाँ पर बदल सकता है। इसके अलावा जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तब अशोक कुमार यादव बीजेपी के कैंडिडेट थे मधुबनी लोकसभा से, जो चुनाव जीते भी। तो मधुबनी विधानसभा में उनको 1,04,496 वोट आए थे, 55% से ज्यादा। और वहां पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे वो 70,393 वोट ही ला सके। तो जो लीड थी वो 34,000 की थी बीजेपी की, लेकिन वो लोकसभा चुनाव था और कैंडिडेट कौन थे? अशोक कुमार यादव, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है, अशोक यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जो यादव वोटर्स होते हैं, जो वो माई इक्वेशन देखने की कोशिश आरजेडी की तरफ से होती है, उसमें से यादव वोटर्स का एक बड़ा चंक जो है वो निकलकर अशोक कुमार यादव की तरफ भी जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वही देखना है कि अशोक कुमार यादव वोटर्स में कितना डेंट लगा सकते हैं और कितना वोट जो है वो बीजेपी या एनडीए की तरफ शिफ्ट करा सकते हैं, उस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा।